सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले उद्योगपति को हर तरह की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सीएम ने पुलिस को जांच में तेजी लाने और सजा की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश के साथ साथ कहा कि 13वीं से पहले अपराधी की फोटो पर माला चढ़ा दें। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 28 अप्रैल को भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई। 24 घंटे से भी कम समय में मुख्य आरोपी रामधन यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उनतीस अप्रैल की रात सिवान में बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे हर्ष और बहनोई चंदन सिंह को गोली मारी गई। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया। लगातार हो रहे एनकाउंटर ये बताने के लिए काफी है कि सरकार ने बिहार पुलिस को अपराधियों को उसी भाषा में जवाब देने का निर्देश दिया है। इसकी तस्दीक तब हुई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ गुरुवार को बड़ी बैठक की। सम्राट चौधरी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जिलों के एसपी को कई सख्त निर्देश दिए। उद्योगपतियों को सुरक्षा देने के साथ डायल 112 को और भी मजबूत करने और अपराधियों को हर हाल में जितनी जल्द हो सके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सम्राट चौधरी ने बैठक में छोटी बच्चियों के साथ होने वाली घिनौनी वारदात को लेकर कहा है कि मृतकों की 13वीं से पहले अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दी। पटना के अधिवेशन भवन में हुई इस मैराथन बैठक में राज्य भर के प्रशासनिक और पुलिस अफसर पहुंचे, जहां मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर एडीजी रैंक तक के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने डीएम को जिलों में इंडस्ट्री हब बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार के बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा मिले, ये भी सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा लोगों की समस्या सुनने और समय से उसका समाधान निकालने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्यालय में बैठने, जन समस्याओं का तुरंत निदान करने और शिकायत करने वालों को तुरंत न्याय दिलाने का निर्देश भी दिया। यही नहीं, सीएम ने अधिकारियों से कहा कि 60 दिन बाद फिर मिलेंगे। मतलब साफ है, जो निर्देश है उसका असर जमीन पर दिखना चाहिए, नहीं तो 60 दिन बाद सरकार अपना असर दिखाएगी। सरकार ने अपराधियों को भी सीधा संदेश दिया है। संदेश ये कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम सम्राट का अब साफ संदेश है, सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया गया है और अपराधियों को भी समझा दिया गया है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। डीएम एसपी को सीएम सम्राट चौधरी का निर्देश समझिए। डीएम एसपी को सम्राट ने क्या क्या निर्देश दिए हैं वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया जाए, जन समस्या का निदान तुरंत हो। इसके साथ ही उद्योग के लिए माहौल कैसे बेहतर बने इस पर फोकस किया जाए। डीएम और एसपी को सीएम सम्राट ने और क्या क्या निर्देश दिए हैं, तो उन्होंने कहा है कि डायल लॉ एंड ऑर्डर में डायल 112 को और भी ज्यादा सशक्त करें, बच्चों से दरिंदगी करने वालों पर सख्ती बरतें और 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट से कड़ी सजा दिलाएं। मृतक की 13वीं से पहले अपराधी की फोटो पर माला चढ़ा दें, जांच में तेजी लाएं और सजा की रफ्तार बढ़ाएं। अब आप खबर तो समझिए, सीएम सम्राट ने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि जन समस्या का निदान तुरंत हो। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में अधिकारी जरूर बैठें, जन समस्याओं का तुरंत ही निदान करें और शिकायत करने वालों को तुरंत ही न्याय दिलवाई जाए। इसके साथ ही उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनाने का निर्देश भी उन्होंने दिया है, जिसमें कहा कि हर जिले में इंडस्ट्रीज हब बनाइए, उद्योग लगाने वालों को सुरक्षा दीजिए, उद्यमियों को संसाधन मुहैया कराएं।
यानी कि सीएम सम्राट चौधरी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कह दिया है कि अब जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की जाए। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में 2 दिनों के अंदर 2 एनकाउंटर ये संकेत दे रहे हैं कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को पुलिस अब उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सिवान में गाड़ी सटने को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते गोलीबारी में बदल गई। तस्वीर देखिए, जब बहस के दौरान अचानक गोली चली और कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल दहशत में बदल गया। अपराधी की तरफ से चलाई गई गोली से बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे हर्ष की मौत हो गई, जबकि उनकी बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। सवाल कानून को चुनौती का था तो पुलिस ने एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं की और हाफ एनकाउंटर में मुख्य आरोपी छोटू कुमार यादव को पैरों में गोली मारी, जिसे घायल हालत में पटना रेफर किया गया है। इस के सामने से जा रही थी अंदर ढाला पुल के नीचे से, उसमें सवार कुछ अपराध कर्मी गोली चलाए, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी स्थिति नाजुक है। सिवान की घटना सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मैसेज है। भागलपुर में ऑफिस में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की गई तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी रामधनी यादव को ढेर कर दिया। सिवान में बीच सड़क पर 2 लोगों को गोली मारी गई। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर छोटू यादव नाम के अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर दिया। यानी लगातार हो रही ऐसी कार्रवाई से साफ है, बिहार में अब अपराधियों के दिन गिने चुने रह गए हैं। लगातार हो रहे एनकाउंटर अब ये साफ संकेत दे रहे हैं कि बिहार पुलिस अपराधियों को उसी भाषा में जवाब दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेता जहां इसे अपराध पर जीरो टॉलरेंस बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी को इसमें भी जाति वाला रंग नजर आ रहा है। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में एनकाउंटर हो रहे हैं। देखिए, बिहार में एनकाउंटर वाली अब आप खबर को समझिए। सम्राट सरकार में कितने एनकाउंटर अब तक हुए हैं, जल्दी से आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। तो अब तक की अगर बात करें तो 5 से 6 एनकाउंटर हो चुके हैं। एसटीएफ और पुलिस दोनों की तरफ से कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर किए गए हैं। अगर बात करें बीते 24 घंटे में 2 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 29 अप्रैल को भागलपुर में रामधनी यादव ढेर किया गया, तो 30 अप्रैल को सिवान में छोटू यादव के पैर में गोली लगी है। हाफ एनकाउंटर किया गया है। अब आपको समझाते हैं। भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई थी 28 अप्रैल को, जिसके बाद कार्रवाई पुलिस ने की और एनकाउंटर कर दिया। 29 अप्रैल को 24 घंटे में आरोपी रामधनी यादव का भी एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि 29 अप्रैल को सिवान में हर्ष और चंदन सिंह को अपराधियों ने गोली मारी थी, जो कि बीजेपी नेता के रिश्तेदार बताए जाते हैं। 30 अप्रैल को 12 घंटे में आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। अब आप पुलिस का एनकाउंटर वाला संदेश भी समझ लीजिए। तो साफ संदेश है, अपराधियों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। अपराधी जो भाषा में समझेंगे उसी भाषा में उन्हें जवाब मिलेगा। अपराध करोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। अपराधी अपराध छोड़े या फिर बिहार छोड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस की टीम अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधान परिषद उपचुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बीजेपी के अरविंद शर्मा ने नामांकन कर दिया है। नॉमिनेशन में एनडीए की ओर से एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई। अरविंद शर्मा 40 साल से बीजेपी से जुड़े हैं और पार्टी के कई प्रकोष्ठ में काम कर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गले में माता रानी के आशीर्वाद वाली लाल रंग की चुन्नी डाले और विधानसभा गेट पर विक्ट्री साइन दिखाते ये हैं बीजेपी के नेता अरविंद शर्मा। बीजेपी ने अरविंद शर्मा को मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई बिहार विधान परिषद की सीट पर हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। गुरुवार को एनडीए से
बीजेपी के अरविंद शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन में एनडीए की ओर से एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश हुई। एनडीए के सभी घटक दलों के नेता नॉमिनेशन में मौजूद रहे। उनका नामांकन भी हुआ है और मुझे नहीं लगता कि राजद हिम्मत भी करेगा। इतना प्रचंड बहुमत एनडीए को है। अरविंद शर्मा 40 साल से बीजेपी से जुड़े हैं। लंबे समय से बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पार्टी के कई प्रकोष्ठ में काम कर अपनी छाप भी छोड़ चुके हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक समर्पित और शांत रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो भी मुझे जिम्मेवारी दिया गया है उसको मैं अच्छी तरह से पालन करूंगा। अरविंद शर्मा को टिकट देकर बीजेपी नेतृत्व ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अपने जमीनी और समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया इस विधान परिषद के चुनाव में, यह हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है। बता दें कि बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव की 12 मई को वोटिंग होगी। इसमें एक सीट मंगल पांडे की है तो दूसरी सीट भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय की है। मंगल पांडे की सीट पर बीजेपी से अरविंद शर्मा ने नॉमिनेशन किया तो भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जेडीयू के कन्हैया प्रसाद मैदान में हैं। एनडीए के नेता दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, एमएलसी चुनाव में नॉमिनेशन जो है वो आज बीजेपी की तरफ से उनके प्रत्याशी ने कर दिया है। अब आपको हम पूरी खबर समझाते हैं। इसमें किस तरीके से एकजुटता का संदेश एनडीए ने दिया है वो आप समझिए। एमएलसी चुनाव में नॉमिनेशन को अब आप समझिए। मंगल पांडे के विधायक बनने से एमएलसी की सीट खाली हुई थी। बीजेपी के अरविंद शर्मा ने इस सीट के लिए नॉमिनेशन किया है। एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित लग रही है और बीजेपी के जो नेता हैं वो पहले से ही आश्वस्त हैं कि जीत उनकी पक्की है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सबको इंतजार है 4 मई को होने वाली काउंटिंग की। लेकिन उसके पहले तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल ने देश में राजनीतिक चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। तो एग्जिट पोल के अनुमानों में कौन कहां सरकार बना रहा है और किसकी विदाई होती हुई दिख रही है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पांच राज्यों के चुनाव पर मेगा एग्जिट पोल सामने आया है। पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बंगाल में बीजेपी को करीब 148 सीटें मिलने का अनुमान है। बंगाल में टीएमसी को 140 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पोल ऑफ पोल्स में असम में फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है तो तमिलनाडु में डीएमके की वापसी के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जबकि केरलम में एलडीएफ की जगह पर कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आता दिख रहा है। हालांकि पूरे देश में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल से जहां बीजेपी खेमे में खुशी की लहर छाई हुई है तो दूसरी ओर बंगाल के एग्जिट पोल में दीदी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आया है वो क्या कहता है हम आपको समझाते हैं। तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपना अपना सर्वे जारी किया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। तो टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 48% वोट मिलने का अनुमान है, जो इसमें मार्जिन ऑफ एरर 3% है, यानी कि 3% कम या ज्यादा हो सकता है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को वोट 38% मिलने का अनुमान है। इसमें 3% का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। वही अन्य को 14% वोट मिलने का अनुमान है। अब आपको सीटों के जरिए बताते हैं, यानी कि सीटों की बात करें तो कितनी सीटें किसे मिल सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक समझिए। बीजेपी को 192 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यह आंकड़ा 11 कम या उससे ज्यादा हो सकता है।
सीटों की बात करें तो टीएमसी तिहाई का आंकड़ा छू सकती है, यानी कि 100 सीट पा सकती है। इसमें 11 सीटें कम या ज्यादा हो सकती है। वहीं अन्य की बात करें तो इन्हें 2 सीट के करीब मिल सकती है, इसमें भी 2 बढ़ या घट सकता है। अब सवाल है कि किस वर्ग को किस धर्म का वोट मिल रहा है, तो आइए इसे भी समझते हैं। बीजेपी को महज 8% मुस्लिम वोट मिले हैं, तो टीएमसी को 71% मुस्लिम वोट मिले। एससी यानी कि अनुसूचित जाति की बात करें तो बीजेपी को 67% वोट मिले हैं, जबकि टीएमसी को महज 22%। ओबीसी की बात कर लीजिए, बीजेपी को 61% वोट मिले हैं, जबकि टीएमसी को 27%। जबकि एसटी की बात करें तो एसटी का वोट 53% बीजेपी को और 40% टीएमसी को मिला है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के एग्जिट पोल की। एआईएडीएमके प्लस को 27% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जो 3% बढ़ या घट सकता है। सीट की बात करें तो 45 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें 11 सीटें बढ़ या घट सकती हैं। डीएमके प्लस को 39% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसमें 3% घट या बढ़ सकता है। अगर सीटों की बात करें तो 125 तक ये सीटें हो सकती हैं, जिसमें 11 घट या बढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टीवीके, बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है और इसको 30% वोट मिल सकता है। यहां भी 3% का एरर ऑफ मार्जिन दिख रहा है। वहीं सीट की बात करें तो 63 सीटें टीवीके को मिल सकती है, जिसमें सेम वही 11 सीटें कम हो सकती हैं या फिर 11 सीटें ज्यादा हो सकती हैं। अदर्स की बात कर लें तो 4% वोट और 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब आप समझिए कौन वर्ग किसकी तरफ है। तो एआईएडीएमके प्लस की अगर हम बात करें तो 32% वोट जो है मिलता हुआ दिख रहा है। डीएमके प्लस को 36% और टीवीके को 29% मिलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं एआईएडीएमके प्लस की, तो इन्हें यानी कि मुस्लिम मतदाताओं का जो वोट है वो 31% मिल सकता है। डीएमके प्लस को 48% और टीवीके को 27% वोट मिल सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले आंकड़े की, यानी एससी वर्ग की। तो एआईएडीएमके प्लस को 19% वोट जो है वो एससी वर्ग का मिल सकता है। डीएमके प्लस को 43% और टीवीके को 34% वोट एससी के मिल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मुस्लिम वोटर्स की। तो एआईएडीएमके प्लस को 8% मुस्लिम वोट मिल सकता है। डीएमके प्लस को 64% सबसे ज्यादा और टीवीके को 25% वोट मिल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आंकड़ों में क्रिश्चियन की। तो क्रिश्चियन समुदाय के वोट की बात करें तो 11% वोट एआईएडीएमके प्लस को मिल सकता है। डीएमके प्लस को 49% यानी 49% वोट मिल सकते हैं। टीवीके को 34% वोट मिल सकता है। तो ये पूरे आंकड़े हमने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं असम चुनाव 2026 की। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आखिर क्या कह रहा है, कौन वर्ग किसकी तरफ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात मुस्लिम वर्ग की कर लेते हैं। बीजेपी को 14% वोट मिल सकता है मुस्लिम वर्ग का। कांग्रेस प्लस को 66% वोट मिल सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं एससी की। तो बीजेपी प्लस को 68% वोट मिल सकता है और कांग्रेस को 27% वोट मिल सकता है एससी समाज का। इसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो बीजेपी प्लस को 69% वोट मिलता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस को 23% वोट मिल सकता है एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक। अब बात कर लेते हैं एसटी वर्ग की। तो एसटी वर्ग का 63% रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ दिख रहा है और 26% रुझान कांग्रेस की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं सीटों के अनुमान की, यानी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसकी सरकार बन सकती है। तो अगर हम बात करें टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल की, तो बीजेपी प्लस को वोट में 50% वोट मिल सकता है और 102 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसमें 9 सीटें घट सकती हैं या फिर बढ़ सकती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कांग्रेस प्लस की। तो कांग्रेस प्लस का आंकड़ा क्या कह रहा है, देखिए वोट प्रतिशत की बात करें तो 38% वोट कांग्रेस प्लस को मिल सकता है। इसमें 3% कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ये मार्जिन ऑफ एरर बताया जा रहा है। और 23 सीटें जो हैं वो
कांग्रेस प्लस को मिल सकती है। इसमें से भी 9 घट सकता है या 9 बढ़ सकता है। अदर्स की बात कर लेते हैं। अदर्स को 12% वोट मिल सकते हैं, जिसमें 3% वोट जो है घट सकता है, बढ़ सकता है, और 1 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक बताया जा रहा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल 2026 को लेकर वोट वाइब का एग्जिट पोल अगर हम आपको दिखाएं तो फेज 1 की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 फेज में यहां पर चुनाव जो है वो हुए थे। तो फेज 1 की अगर बात करें बीजेपी की सबसे पहले, तो फेज 1 में 88 से 98 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फेज 2 में 55 से 65 सीट मिल सकता है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 143 से 163 सीटें बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिल सकती हैं। टीएमसी प्लस की बात कर लेते हैं, तो टीएमसी प्लस में फेज 1 की बात कर लीजिए, 51 से 61 सीटें जो है वो टीएमसी प्लस को मिल सकती है। फेज 2 में 76 से 86 जो सीट है वो मिल सकती है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 127 से 147 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। और इसके बाद कांग्रेस की बात कर लेते हैं, तो कांग्रेस के खाते में जो है 0 से 2 सीटें फेज 1 में, और फेज 2 में 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, 0 का आंकड़ा है। और इसके बाद जो अदर्स यहां पर हैं उनके लिए भी सेम, फर्स्ट फेज में 0 दिख रहा है और सेकेंड फेज में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये पूरा आंकड़ा हमने आपको बताया। फिलहाल ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल का सभी को इंतजार है। जब 4 मई को नतीजे घोषित होंगे तब पता चलेगा कि आखिर किसे कितना जो है सीट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के एग्जिट पोल की, जिसमें आप वोट प्रतिशत की बात कर लेते हैं। देखिए, टीएमसी को 43% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो बीजेपी को 44% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दोनों में मार्जिन ऑफ एरर है कि 3% बढ़ सकता है या 3% घट सकता है। अदर्स को 13% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एग्जिट पोल के फिलहाल नतीजे बताए जा रहे हैं। बीजेपी इससे खुश नजर आ रही है, लेकिन सभी की नजर अब एग्जैक्ट पोल पर है 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे।